मच्छी और आप देख रहे मेरा चैनल एजुकेशन मास्टर। तो चलो शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। काफी दिनों से मुझे कमेंट आ रही थी कि सर आप कोई 10वीं के बाद कोई एक क्या करना चाहिए हमें, इस बारे में आप वीडियो बनाओ। बच्चों, गए 12 सालों से मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ। काफी बच्चों के माँ बाप मुझे कहते हैं कि सर मेरे बच्चे को 10वीं के बाद कौन सी शाखा में एडमिशन लेना चाहिए। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को कहते हैं साइंस ले लो बेटा, तो बच्चा साइंस ले लेता है। कोई बच्चे का अगर जैसे कि मेरे पड़ोसी का बच्चा है, वो कहता है मेरे दोस्त ने आर्ट्स लिया तो उसने भी आर्ट्स ले लिया। लेकिन यह करने से आपका करियर वहां पे फिनिश हो सकता है। आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर टेक्निकल लेना है, या डिप्लोमा लेना है, कौन सी भी शाखा में जाने से पहले आप अपने पहले मन से पूछो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या बनना है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे लाइफ में सीए बनना है और मैं चला गया आर्ट्स कॉलेज में और आर्ट्स ले लिया, तो क्या मैं सीए बन पाऊंगा? दैट इज नॉट। बट इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन को पूछना है कि मुझे क्या बनना है। जैसे कि अगर मुझे बनना है सीए, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में काम करना है, या फिर फाइनेंस लाइन में, एलआईसी लाइन में, बिजनेस लाइन में, इन सारी लाइन का जो एक ही सॉल्यूशन है जो होता है कॉमर्स। आपको कॉमर्स ही लेना है। कॉमर्स लेके या बैंकिंग क्षेत्र में, या फाइनेंस लाइन में, या बिजनेस लाइन में, या एलआईसी लाइन में, या फिर सीए बन सकते हो, आर्ट्स लेके नहीं। ये बात अपने मन में फिक्स कर लिए। अब जानते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे टीचर बनना है, तो उसके लिए मेरी तो एक ही सलाह है, आप आर्ट्स ले लिए, आप टीचर बनने के लिए क्या हुए, ठीक है, आप टीचर बन सकते हो, तो आर्ट्स लेके आप वहां पे टीचर बन सकते हैं। या फिर सबसे महत्वपूर्ण वहां पे पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने के लिए आर्ट्स ठीक है। या फिर कोई कहेगा सर मुझे तो कलेक्टर बनना है, दैट्स गुड, कलेक्टर बनना चाहिए। कलेक्टर के लिए या फिर तहसीलदार बनने के लिए आपको स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, और स्पर्धा परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है आर्ट्स। आर्ट्स लेके आप स्पर्धा परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, या सर मुझे डिफेंस लाइन में जाना है, या फिर नेवी वगैरह वगैरह, तो इन सारे सॉल्यूशन का जवाब है साइंस। जो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इस तरह से अलग अलग फील्ड में जॉब दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस में सारे सब्जेक्ट ये इंग्लिश में होते हैं। सारे सब्जेक्ट मतलब लगभग 5 सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ाई करना है। 2 सब्जेक्ट जो होते हैं मराठी एंड हिंदी, और चॉइस में आपको मिलता है। चॉइस में मतलब एक तो आप मराठी ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं। अब एसएससी में आपका एक ही सब्जेक्ट ये इंग्लिश होता है, और काफी बच्चों को वो एक सब्जेक्ट में भी काफी दिक्कतें आती है। और अब तो साइंस में 5 सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाई करना है, लर्न करना है। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि आपका बेसिक इंग्लिश एक बार अपने मन से चेक करें, क्योंकि गए 12 सालों से मैं अपने क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में स्पीच राइटिंग हुआ, रिपोर्ट राइटिंग हुआ, एसे राइटिंग हुआ, डायलॉग राइटिंग हुआ, ऐसे काफी ग्रामर के टॉपिक है। जैसे कि चेंज द वॉइस भी है, नॉट ओनली बट आल्सो भी है, एक्सक्लेमेटरी है, आईएनजी, बहुत सारे वहां पे ग्रामर से प्रकार है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि स्पीच राइटिंग जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो स्पीच मतलब क्या, मतलब भाषण करना। जैसे मैं आपके सामने भाषण कर रहा हूं, हम सब स्टेज के ऊपर जाने के बाद जब भाषण करते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं? हॉनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड। तो ये 2 लाइन होती है, और ये 2 लाइन भी काफी बच्चे वहां पे याद नहीं कर पाते। काफी बच्चे वहां पे 2-2, 3-3 दिन लगाते हैं यह लाइन पाठ करने के लिए। तो मेरा सभी बच्चों को एक ही सलाह है कि आप पहले
दो दो तीन तीन पेज न्यूज़पेपर में पढ़े, उसका मीनिंग समझे और आपकी बेसिक इंग्लिश चेक करे कि मैं जो पढ़ाई आगे 5 सब्जेक्ट इंग्लिश की करने जा रहा हूं, क्या वो मुझे समझेगा, क्या मैं वो लर्न कर पाऊंगा और वो मेरे काबिल है साइंस या नहीं है। तो अपने आप को ये पूछो कि ये जो आने वाले 5 साइंस सब्जेक्ट है ये मुझे आगे जाके समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक टिप्स है कि आप अपने आप से ही पूछ लेना कि ये मुझे इंग्लिश आगे झेलेगा या नहीं झेलेगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने गांव में अगर कोई बच्चा साइंस में 11 या 12 में पढ़ाई कर रहा है तो उसे जाके मिले, साइंस की बुक देखे, पढ़ाई करे, समझे। आपके पास अभी भी काफी समय है और उस समय में आप क्या करो, उस समय में आप साइंस की बुक रेफर करो, समझो, तो ही आप साइंस समझ पाओगे। दूसरा टिप्स है मेरा कॉमर्स के लिए। काफी बच्चे का मैथ्स बहुत कमजोर होता है। कॉमर्स में जाने से पहले आपका मैथ्स परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग का काम करना है। अकाउंटिंग मतलब बीके सब्जेक्ट का सामना करना है। बीके सब्जेक्ट ऐसा है जो मराठी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही कठिन जाता है। मतलब बीके तो मैं कहता हूं कि लगभग 6 महीना एक अकाउंट ये सब्जेक्ट समझने के लिए आपको कम से कम 6 महीना जरूर लगेगा। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आप पहले आपके आसपास रहने वाले 11 12 का कॉमर्स का अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे जाके मिले, बात करें, समझे और एक पेपर पर लिखे कि कॉमर्स में क्या क्या होता है और फिर समझे कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाओगे। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण आप एक डायरी लिख लो कि उस डायरी में सबसे महत्वपूर्ण सभी, मतलब ये नहीं कहना चाहता हूं कि सिर्फ कॉमर्स है। आप सबसे पहले आर्ट्स वाले से मिलो, एक स्टूडेंट से नहीं, आर्ट्स के 4 5 5 स्टूडेंट से मिलो। फिर आप मराठी कॉमर्स से मिलो स्टूडेंट से, फिर आप कॉमर्स वाले से मिलो, फिर आप डिप्लोमा वाले से मिलो, फिर आप साइंस वाले से मिलो, आप आईटीआई वाले के स्टूडेंट से मिल सकते हैं। इन सारे बच्चों को आप मिलो, दोस्त से मिलो, आपको जरूरत है, क्योंकि आपका करियर उसी पे डिपेंड है। आप उनसे बातचीत करके जो जो आपको समझता है वो आप एक पेज पे लिखो, फिर समझो कि मुझे इसमें से आगे क्या करना चाहिए, मैं किस फील्ड में टिक पाऊंगा। ऐसा नहीं हो, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे कि 92 या 95% मिल जाते हैं। बहुत सारे 12 सालों में मैंने काफी स्टूडेंट ऐसे देखे कि जो 92 मार्क्स मिलने के बाद में सीधे साइंस चले जाते हैं। साइंस में जाने के बाद में मैं उसका पूछता हूं कि XYZ स्टूडेंट को पूछता हूं कि बेटा 11 में कितना मार्क्स मिला, सर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में कैटी लग गई। फिर पूछता 12 में, सर फेल हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट वहां पे उसको 10th में तो उसने अच्छी पढ़ाई कर ली, लेकिन साइंस उसको समझ नहीं पाया। इसका मतलब वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है ये नहीं है, इसका मतलब ये कि उसको गाइड करने वाला, उसको समझाने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, मुझे भी जब मैं एसएससी में था तो मुझे भी कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन जो जो बच्चे से मैंने कॉमर्स में पढ़ा, मैंने भी आर्ट्स लिया है, मैंने बीए किया है, बीएड किया है, तो जब मुझे समझा कि मेरा बेसिक इंग्लिश इतना मजबूत नहीं है तो उस समय मैंने आर्ट्स को ज्यादा समझा, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल लाइन में जाना था तो मैंने पॉलिटिकल साइंस समझा। पॉलिटिकल साइंस में बॉम्बे में मैंने पढ़ाई की अच्छी तरह से, फिर मैंने बीएड किया, फिर पत्रकारिता लाइन में मैंने काम किया, पत्रकारिता एमसीजे मास्टर कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में मैंने पढ़ाई की। तो ये सारे मतलब जो सब्जेक्ट अगर हमने समझे ना, उसी फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करते करते माँ बाप का सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास जीतना। अगर बेटा देखो ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप 10वीं में 90, 92, 95, 96 ऐसे परसेंटेज लाते हैं तो आप सिर्फ अपनी माँ बाप की उम्मीद नहीं, अपने गांव वालों की, अपने दोस्तों की उम्मीद बढ़ाते कि नहीं ये बच्चा 11 में 12 में 90 से ऊपर मार्क्स लाएगा। इसका मतलब है आप उम्मीदें बढ़ा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप 92 मार्क्स लाए मतलब बहुत कुछ कर लिया, कर नहीं लिया, आपने दूसरों का विश्वास और बढ़ा लिया है।
तो आपको 90% टिका के रखना है, और वह तब टिका पाओगे जब आप उस फील्ड में टिक पाओगे। इसके लिए आपको वो फील्ड अच्छी तरह से चॉइस करना है। अगर आपकी चॉइस ही गलत हो जाएगी तो 92 से सीधा आ जाओगे आप 50 पे, और आपका भी फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान लीजिए कि ये मत सोचना कि आपको 92 मिल गया मतलब बहुत बड़ा आपने कोई काम कर लिया होगा। ये तो शुरुआत है, और उम्मीदें सबसे महत्वपूर्ण, उम्मीदें जगाना से उम्मीदें टिकाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप उम्मीदें जगाओ, लेकिन उस उम्मीद को आखिरी दम तक टिका के रखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बात, ये टिप्स आप हमेशा याद रखना कि आप अपने कौन से फील्ड में टिक पाओगे, कौन से फील्ड। हाँ, एक और मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनेंस एक ऐसी चीज है, फाइनेंस मतलब पैसा। बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि एसएससी के स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 5,000 10,000 जो ट्यूशन क्लासेस होते वो भी वहाँ पे नहीं कर पाते। तो साइंस लेने से अगर आप समझ नहीं पा रहे, साइंस की फीस लाख रुपया है ईयरली, या फिर एकदम लोकल क्लासेस अगर पकड़ोगे तो 25,000 रुपया भी आपको भरना है। एक साल का 25,000 रुपया साइंस का ट्यूशन का फीस है। क्या आप वो भर पाओगे? तो अभी ये क्यों करना है? क्योंकि उस फील्ड में आपको टिक के रहना है, ज्यादा नॉलेज पढ़ाई करना है। ओके, आप तो कहोगे सर कॉलेज में तो पढ़ाते हैं, कॉलेज में भले पढ़ाते होगे, लेकिन अच्छी ट्रिक रहती है, अच्छे टिप्स रहते हैं, इजी करके समझ में आए ऐसे 25,000 रुपया लेके क्लासेस वाले पढ़ाते, 25 का लाख 2-2 लाख रुपए लेके भी पढ़ाते। वो अच्छे टिप्स में अच्छे इजी अच्छे समझे उस तरह से पढ़ाते, तो उसका भी फायदा आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस वहां पे जवाबदार नहीं है, फाइनेंस भी आपका है कि अगर आपका 92 मार्क्स आया है तो आपको और बढ़ाने के लिए आपको क्लासेस। इस वीडियो में मैं हिंदी और मराठी स्टूडेंट के लिए हौसला बढ़ाने के लिए एक टिप्स देना चाहता हूं। समझो आपने कॉमर्स या साइंस में एडमिशन ले लिया, आपका बेसिक इंग्लिश अच्छा भी है, फिर आप अगर क्लास में जाके बैठे हो तो आपको उन बच्चों के साथ में बैठना उठना चलना है जिसने 14 साल इंग्लिश में पढ़ाई किया होगा। मतलब साफ है कि अगर आप साइंस लेते तो साइंस में आपके साथ में बैठने वाला जो स्टूडेंट है, आपका बेंच पार्टनर है, शायद वो 14 साल से इंग्लिश पढ़ाई करते हैं। 14 साल मतलब सर 10वीं के तो 10 ही साल होते बच्चों, 10वीं के 10 साल नहीं होते। हम पढ़ाई इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ाई करते प्ले ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण होता, उसके बाद में केजी, उसके बाद में जूनियर सीनियर, फिर फर्स्ट में आते, फिर 10th तक। मतलब वो 14 साल पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में करते, उसके बाद में वो साइंस में आते, उसके बाद वो आपका बेंच पार्टनर रहेगा, साथ ही का वो फाड़ फाड़ इंग्लिश बोलते रहेगा। तो उसमें आपको डर जाना नहीं है। ओके, स्लो स्लो आप भी उससे दोस्ती कर लो, भले आप बेसिक इंग्लिश उससे बात करो, लेकिन करो वैसे ही दोस्त से बात करो जैसे आप इंग्लिश बोल पाओगे। बार बार कोशिश करो, शायद गलत शब्द निकलेगा आपको, लेकिन समझो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि उन्हीं बच्चों के साथ में आपको क्या करना है, बैठना है, उठना है, चलना है। तो उन बच्चों के साथ में आपका करियर बनेगा, आपकी इंग्लिश सुधरेगी। 6 महीने का वक्त दो, 6 महीने में आप ये सब कर पाओगे। कॉमर्स में भी वही है, आप बार बार आपके आजू बाजू में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बैठे रहेंगे, तो उन बच्चों के साथ में दोस्ती करो, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, क्योंकि क्लास में आने वाला टीचर वो क्या आपको मराठी में हिंदी में समझाने वाला नहीं है, वो बार बार आएगा, इंग्लिश में बोलेगा और इंग्लिश में चले जाएगा, तो वो भी आपको समझना है। तो अगर आपको नहीं समझता है तो आपके स्टूडेंट से शेयर करो, स्टूडेंट को समझो, वैसे दोस्त। देखो हमें तो हमारे सर ने कहा था कि अगर आप किसी कॉलेज में 10वीं के बाद एडमिशन लेना चाहते तो अपने गांव वालों से, अपने फ्रेंड से बेंच पार्टनर मत बैठो। ओके, वो तो आपका दोस्त रहेगा ही रहेगा। आप जाके बाहर अगर किसी और कॉलेज का स्टूडेंट अगर रहता है तो उसके साथ में जाके बैठ जाओ। मतलब साफ साफ मैं बताता हूँ इजी लैंग्वेज में कि जब मैं 11 में एडमिशन किया तो मेरे 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त मेरे एक ही क्लास में थे, तो दोनों दोस्तों के साथ में वो बेंच पे बैठ सकता था, लेकिन मैंने मेरे सर की बात याद रखी और मैंने उन दोनों दोस्तों को बोला आप अलग बेंच में जाके बैठ जाओ। तो मैं पहले बेंच पे बैठ गया, तो मेरे साथ में जो स्टूडेंट बैठे थे दो, वो बाकी और जगह से, मतलब और कॉलेज से आए थे, तो वो भी मेरा दोस्त हो चुके, और उनके साथ में बैठने वाले थे वो भी मेरे दोस्त हो गए। मतलब मेरे दोस्त ऑटोमेटिक 2 थे, ऑटोमेटिक 6 और बढ़ गए। ऐसे ही आपको करते रहना है और आपका हौसला बढ़ाते रहना है।
तो ही आप उन फील्ड में टिक पाओगे। अब हम जानते हैं आईटीआई और डिप्लोमा के बारे में। काफी बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और मुझे जॉब की जरूरी भी है। एक तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और जॉब भी जल्दी चाहिए, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है आईटीआई। बच्चों एक बात ध्यान में रखिए, आईटीआई में पढ़ाई नहीं है ऐसी बात नहीं, आईटीआई में भी बहुत सारी पढ़ाई है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट अच्छे फील्ड में रहे तो आप 2 साल के बाद में अच्छा जॉब कर पाएंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड आईटीआई में है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है आईटीआई की फिटर। अगर आप फिटर लेते हो 2 साल में फिटर लेने के बाद में आपको अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है एसी मैकेनिकल है, डीजल मैकेनिकल है। तरह तरह के फील्ड आपको आईटीआई में मिल जाएंगे। 2-2 साल के कोर्स होते हैं। 2 साल में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वहां पे फॉर्म भर के आप वहां पे फिल कर लो। 2 साल का कोर्स करके आप क्या कर सकते हो, अच्छा सा जॉब कर सकते हो। अब जानते हैं डिप्लोमा के बारे में। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए सबसे बेस्ट है डिप्लोमा। आप पहले डिप्लोमा करिए, फिर उसके बाद में इंजीनियर लाइन में जा सकते हैं। इंजीनियर लाइन में जाने के लिए दूसरा भी तरीका है। अगर आप साइंस लेते हो, 12वीं तक साइंस लिया और जीडब्ल्यू की एग्जाम दिया तो आप वहां से भी इंजीनियर लाइन में जा सकते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा सबसे बेस्ट और अच्छा है कि आप डिप्लोमा लाइन से इंजीनियरिंग जाओ तो बेस्ट रहेगा। आप इंजीनियरिंग में बहुत सारा नॉलेज पा सकते हो। तो ये हो गया अलग अलग शाखा की अलग अलग इंफॉर्मेशन। आपके जो भी सवाल रहेंगे 10वीं के बाद मुझे क्या करना है, मन में निसंकोच बनाने मुझे कमेंट करिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप सभी को तो पता ही है कि YouTube पे मेरे बहुत सारे चैनल बहुत सारे वीडियोस है, वो वीडियो देखें। काफी बच्चे आपके दोस्त हो गए, अपने माँ बाप को कहिए कि नहीं मुझे अगर बैंकिंग लाइन में जाना है तो मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। अपने माँ बाप को समझाओ मेरा इंटरेस्ट किस में, इसके लिए अपने मन को एक बार आप क्या कर लो, जान लो, और जानने के बाद में ही ये कौन सी फील्ड में क्या करो, एडमिशन लो। अन्यथा आपका पूरा का पूरा लाइफ इसमें वेस्टेज जाने की चांसेस है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।